अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट टाइम जो आर्टिकल डिस्कस किया डिसीजन एनालिसिस का, जिसमें एक डिसीजन मेकर है, इट मे बी अ फार्मर, इट मे बी अ स्टूडेंट, और उसने कुछ अपने एक्शन अल्टरनेटिव्स के को चूज करना है, ऑप्टिमम अल्टरनेटिव चूज करना है, यानी कि ऐसा अल्टरनेटिव या ऐसा एक्शन जहां से वो मैक्सिमम, अगर वो प्रॉफिट की बात हो रही है तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सके, मैक्सिमम प्रॉफिट। और अगर वो जाहिर है कॉस्ट की बात हो रही है तो ऑप्टिमम से मुराद होगी कि उसको मिनिमम कॉस्ट जो है वो पे करनी पड़े इसके लिए, ठीक है ना। तो ये उसका टारगेट था कि किस तरह से वो अपने टारगेट को जो है वो अचीव कर सकता है। अब यहां पर उसमें जो डिस्कशन की गई, बताया गया कि एक उसमें डिसीजन मेकर है और फ्यूचर की डिफरेंट स्टेट्स ऑफ नेचर हैं, और स्टेट्स ऑफ नेचर को डिस्कस करते हुए उसने ये डिसाइड करना है कि अब कौन सी स्टेट्स ऑफ नेचर को जो है वो अडॉप्ट करे, ठीक है ना। तो ये उसका उसका तो वहां पर डिसीजन मेकर जो है वो सिर्फ एक, और मुख्तलफ स्टेट्स ऑफ नेचर कि जी मे बी मार्केट गुड हो, मे बी बैड हो, या हमने बात की तो क्या वो हैवी रेनफॉल हो सकती है, मे बी लो रेनफॉल, मे बी लाइट रेनफॉल, और मे बी ड्राउट कंडीशंस। तो कम से कम उसको डिसीजन करने के लिए अपोजिट साइड पे उसका कोई कंपिटिटर नहीं था, बस उसे अपने लिए बेस्ट एक्शन या बेस्ट डिसीजन करनी है। आप समझ लें कि वो जो डिसीजन एनालिसिस है उसी का ही थोड़ा सा एक्सटेंशन है, दैट इज द गेम थ्योरी। अब नाम से तो वाकई वो गेम, वही गेम ही नजर आएगी जो हम आम खेलते हैं, तो शायद ऐसा ही है। अब देखें, जब गेम थ्योरी भी आप करते हो तो क्या आप अपोजिट जो प्लेयर है चेस को खेल रहा है, तो क्या उसकी जो अपोजिट का चॉइस देख के, एक्शन देख के नहीं अपना डिसीजन करते कि अगर मैं ये एक्शन या ये चूज करूंगा तो हो सकता है वो अपोजिट जो है आपका जो प्लेयर है वो ये वाला एक्शन करे और मुझे इसमें ज्यादा डैमेज कर दे। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसी तरह की बात है जब ये आप मुख्तलिफ कंपनियां जो हैं स्ट्रेटजीज प्लान करती हैं कि जी क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट की जाए, लेकिन उनके जेहन में होता है कि अगर हम ये वाली स्ट्रेटजी एक्ट करेंगे तो हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी तो कोई स्ट्रेटजी डिजाइन करेंगे, वो बैठे तो नहीं रहेंगे। लाइक अगर मैकडोनल्ड फास्ट फूड है और ये दूसरे KFC हैं, मार्केट अट्रैक्ट करने के लिए वो कोई लगा देते हैं कि जी ये बाय वन गेट वन फ्री या इस तरह का, तो कस्टमर्स जो हैं वो उसकी जानिब इंक्लाइंड हो जाते हैं, तो कहते हैं जी हमारा मार्केट शेयर जरा कम हो गया है, तो फिर क्या वो नहीं एक्ट करते, वो नहीं इस चीज को लेके चलते कि जी ऐसा तो नहीं है, हमें भी कुछ स्ट्रेटेजी प्लान जो है वो डिजाइन करना चाहिए। अब यहां पर भी हमें कुछ एक्शन अल्टरनेटिव चूज करने हैं, लेकिन इस दफा जो स्टेट्स ऑफ नेचर है, आप ऐसा कह लें, उसके अगेंस्ट भी अब एक और भी हमारा दूसरे साइड पर भी एक प्लेयर है। प्लेयर टेक्निकल लैंग्वेज में भी उसे प्लेयर ही बोलेंगे, लेकिन वो हमारा कंपटीटर्स है, उसने भी कोई एक्शन करना है, हमने भी करना है। अब हमने डिसाइड करना है व्हाट शुड बी द बेस्ट एक्शन। गेम थ्योरी जो है, एक इकोनॉमिस्ट था जॉन नाश, तो उसके में बड़ी कंट्रीब्यूशन है जॉन नाश की, और उसने नैश इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट दिया और उसी बेस पे उसे नोबेल प्राइज भी दिया गया था। जॉन नैश को, इकोनॉमिस्ट था, इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा इस गेम थ्योरी का कंसेप्ट है, क्योंकि वहां मुख्तलिफ कंपनीज हैं, उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करनी है, जो वहां के मैनेजर्स हैं, तो दूसरी जो कंपनी है वो भी तो उस स्ट्रेटेजी को नलिफाई करने के लिए अपना कोई ना कोई जो है वो डिसाइड करेगी। अच्छा, इसमें एक बड़ी फेमस थ्योरी है जहां से समझ लें ये ओरिजिनेट हुआ, प्रॉब्लम ऐसा कह लें, तो वो है प्रिजनर्स डिलेमा। वो प्रिजनर्स डिलेमा क्या है? फर्ज करें आपके पास दो शख्स हैं, ए और बी। वो ए और बी दो प्रिजनर हैं, पुलिस उनको पकड़ के ले आती है। पुलिस को डाउट है कि ये दोनों सेम क्राइम में इन्वॉल्व हैं, ये आपस के साथी हैं और ये क्राइम में इन्वॉल्व हैं। अब पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो क्या करती है, उन दोनों को अलग-अलग कमरों में बैठा देती है। ए को एक अलग कमरे में बैठा देती है और बी को अलग कमरे में बैठा देती है। ए को वो पुलिस वाला या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहता है
कि तुम अपना क्या जुर्म मानते हो, कन्फेस, मानेंगे तो फिर आगे चलेगा ना काम। क्या तुम अपना जुर्म मानते हो? अगर तुम अपना जुर्म मानोगे तो हम तुम्हें ये वाले इंसेंटिव देंगे, ये बचत तुम्हारी कर देंगे। लेकिन इस ए को बिल्कुल नहीं पता जो उसके दूसरे कमरे में उसका साथी भी पकड़ा हुआ है उसके साथ क्या चल रही है। और पुलिस वाला, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसको भी यही लालच दे रहा है, जस्ट लाइक वो क्या, वो वादा माफ गवाह की तरह, कि तुम मान जाओ हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन तुमने मान लिया ना कि हम दोनों इन्वॉल्व थे, जुर्म किया हमने, मान गए। बी चूंकि मान गया है तो उसको छोड़ दिया जाएगा या उसको कम पनिश किया जाएगा, और ए को वो फिर हार्ड पनिश देंगे। अब क्या सिचुएशन क्या हो सकती है? ए अगर मान जाता है कि हाँ हमने जुर्म किया है, अपना जुर्म मान जाता है, और बी भी मान जाता है कि हाँ जी वाकई हमने किया था। अब पता नहीं है, ना ए को पता है कि बी ने क्या आंसर करना है, ना बी को पता है ए ने क्या आंसर करना है। दोनों अलग-अलग कमरों में बैठे हुए अपनी अपनी सोच चल रहे हैं वो, लेकिन दोनों का टारगेट, वो दोनों एक दूसरे के हमदर्द बिल्कुल नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। आल्दो सिर्फ क्राइम के साथी थे, जुर्म के साथी थे, हमदर्दी नहीं थी। हमदर्दी तो शायद जो बड़े भाई आपस में बड़ा जिनका प्यार होता है, इंट्रैक्शन होती है, तो वो सम टाइम अपने भाई के लिए कुछ चीजें सेक्रीफाइस करते हो कि अच्छा चलो यार मेरी खैर है तुम ये चीज ले लो। लेकिन ये तो दोनों आल्दो क्राइम के साथी जरूर हैं, लेकिन इनकी आपस की कोई हमदर्दी नहीं है कि जी मैं बच जाऊं। हर एक ने कोशिश यही करनी है कि मैं किसी ना किसी तरह बचूं या मुझे कम पनिशमेंट मिले, इसके एवज अगर दूसरे को ज्यादा पनिशमेंट होती है तो मेरी जाने बला से। मेरी स्ट्रेटेजी तो ये होनी चाहिए कि मुझे मैक्सिमम बेनिफिट मिलना चाहिए। अब चार पॉसिबिलिटीज क्या है? ए अपना जुर्म मान जाता है और बी भी मान जाता है, दोनों मान गए कि हाँ जी हमने वाकई जुर्म किया था, तो कहता है जी दोनों को 10 साल की सजा हो जाएगी, यानी कि 10 साल इसके लिए भी और 10 साल जो है ये मैंने इसके लिए लिख लिया। कब? जब वो दोनों मान जाते हैं कि हाँ जी ये हमने वाकई जुर्म किया है। लेकिन ए तो अपना जुर्म मान जाता है कि हमने वाकई जुर्म किया है, बी जो है वो कीप क्वाइट रहता है, बोलता ही नहीं है, कुछ नहीं कहता, चुप रहता है, बोल ही नहीं रहा। ए मान गया, ऐसे कहा जी हम दोनों थे, मेरे साथ बी भी था, मैं मान रहा हूं। तो फिर क्या कर जाता है कि ए को वादा माफ गवाह के तौर पे, सच बोलने के तौर पे कहते, होता है ना वादा माफ गवाह, अक्सर आपने ये वर्ड सुना होगा कि पता नहीं चल रहा, कोई एविडेंस नहीं मिल रहा, सवाए इसके कि अगर ये शख्स डायरेक्टली कह दे कि हाँ वाकई इसने बेईमानी की है या वाकई इसने ये काम किया, तो कहता फिर तुम्हें छोड़ देंगे, इसको पकड़ लेंगे। क्यों? वो एविडेंस दे रहा आपको, डॉक्यूमेंट्री तो नहीं, लेकिन वो कह रहा कि ये मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं। तो कहता है कि अगर ए मान जाता है, बी चुप रहता है, चूंकि जुर्म तो साबित हो गया, ए ने कह दिया हम दोनों इन्वॉल्व हैं, तो आप समझ लें ए को फ्री कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, और बी को जो है लाइफ इंप्रिजमेंट क्या होती है, उम्र कैद हो जाएगी। दोनों मानते हैं तो 10 साल कैद, लेकिन अगर ए मानता है और बी चुप रह जाता है तो फिर तो कहते हैं जी ए छूट जाएगा और बी को लाइफ इंप्रिजमेंट हो जाएगी। इसका उलट ए कह रहा है कि यार चुप करो, मानना नहीं है, मैं नहीं मानता, मैं बड़ा पक्का हूं, मैं नहीं मान रहा। बी मान जाता है, बी कहता है जी हमने जुर्म हमने वाकई क्राइम किया है। तो चूंकि बी मान गया है, बी वादा माफ हुआ और ए को पनिशमेंट लाइफ इंप्रिजमेंट। और अगर दोनों ही नहीं मानते, पुलिस कहती है कि हमारे पास चले सबूत तो है कि, लेकिन अब ये मानना भी तो होता है ना, ऐसे अदालत में केस चलता है ना, तो उसमें पहले जुर्म मानना होता है, नहीं मानते तो इन्वेस्टिगेशन चलती है। इसलिए हर कोई शख्स जान बचाने की खातर, चाहे उसने बड़ा क्लियर 100% मर्डर ही किया, वो अपना जुर्म नहीं मानता, कहता नहीं मैंने नहीं किया, ताकि 2-4 साल इन्वेस्टिगेशन में गुजर जाए और फिर शायद कोई ऐसी चीज आ जाए कि जान बच हो ही जाए, कोई ऐसा नुक्ता निकल ही आए। कहता जी अगर दोनों ही चुप रहेंगे तो फिर 1 साल की सजा हो जाएगी। ना वो बोल रहा है ना वो बोल रहा है, पनिशमेंट लोग पुलिस वाले कहते हैं जी कि पता तो हमें चला है, तो ये है। अब देखें ये 4 सिचुएशन है। प्रिजनर ए की जरा सोचते हैं। प्रिजनर ए समझता है कि अगर मैंने अपना जुर्म कबूल कर लिया, अभी फर्ज करें ये अपना जुर्म कबूल कर लेता, ऐसा इसको फिक्स कर लेते हैं, हम इसको फिक्स कर लेते हैं। बी भी कहता है
कि मैंने अगर इसने अपना जुर्म अगर कबूल कर लिया है और बी ने भी कबूल कर लिया तो 10 साल की सजा हो जाएगी, दोनों को ही हो जाएगी ना। एक तो उसके पास ये ऑप्शन है, लेकिन साथ उसे डाउट भी है। कहता जी कि मैं अगर अपना जुर्म कबूल कर लूं, ए कहता है, और बी जो है वो कीप साइलेंट, कीप क्वाइट, फिर मुझे फायदा है, मेरी बचत हो जाएगी, मैं छूट जाऊंगा। लेकिन कब? अगर बी ना बोले, अब उसे नहीं पता कि बी ने अपना जुर्म कबूल करना है कि नहीं। अब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो अगर कबूल करने की सूरत में उसे 10 साल की सजा हो सकती है, या उसे 0 ईयर की जो है वो उसका रिलीज हो सकता है। लेकिन साथ वो डर भी रहा है, कहता है कि नहीं यार, ये अगर मैं जुर्म साबित बोल दूंगा तो मुझे 0 ईयर्स की मैं फ्री भी हो सकता हूं। अब या तो वो फ्री हो जाएगा या उसे 10 साल की सजा हो जाएगी। ये तो अब डिपेंड करता है ना बी क्या डिसीजन करता है। यही बी सोच रहा है। अब बी ये सोच रहा है कि अगर मैं मान जाता हूं, हो सकता है मेरा साथी मान जाए, तो मुझे 10 साल की ही सजा हो सकती है। यही होगा ना, 10 साल की सजा ही होगी ना। लेकिन कम से कम मुझे लाइफ इंप्रिजमेंट नहीं होगी। बी ये समझता है मानने की सूरत में लाइफ इंप्रिजमेंट नहीं होगी। मान गया तो 10 साल की सजा हो गई, अगर ए भी मान गया। और अगर फर्ज करें मैं तो मान गया हूं लेकिन ए चुप रहा, तो मेरी मौज लग जाएगी, 0 10 साल हो जाएगी, या बिल्कुल वो भी गई। तो मुझे तो मानने में ही लगता है फायदा है। क्यों? 0 या 10। अगर मैं नहीं मानता और ए मान गया तो फिर तो मैं लाइफ इंप्रिजमेंट के लिए चला जाऊंगा, पूरी वो क्या उम्र कैद हो जाएगी। और आप कहें जी कि ये भी तो हो सकता है ना। बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। क्या वो दोनों डिसाइड करके आए हैं कि तुमने भी नहीं मानना, मैंने भी नहीं मानना? उनको तो पता ही नहीं था कि उनके साथ ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने यही काम करना है। उनको तो पता ही नहीं था कि हमारे साथ होना क्या है। वो तो ले गए, उनको लहदा कमरों में बैठा दिया और कह दिया ये, या तो वो पहले डिसाइड करते हैं ना, अच्छा ना तुम मानोगे ना मैं मानूंगा। ये तो सारी कंडीशन पुलिस वालों ने उस वक्त उनके सामने रखी, ए को भी बी को भी दे रही चॉइस कि तुम मान जाओ, ये कर दो वो कर दो, वरना ये हम कर देंगे। अब उनको है। अब देखिए, आप कहें जी दोनों चुप रहे, बेस्ट डिसीजन तो शायद यही है, चुप रहे। लेकिन उनको तो पता ही नहीं है, वो इतना लॉयल तो नहीं है उसके साथ कि वो वाकई चुप रहेगा। अब रिस्क बड़ा है, चुप रहे अगर कोई भी, लेकिन अगर दूसरा अगर मान जाता है, कन्फेस कर जाता है, तो फिर तो उम्र कैद होगी ना उसे। चुप रहे, ये तो अच्छा डिसीजन है कि दूसरा भी चुप रहे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन रिस्क देखें कितना है। एक अगर चुप रहता है और दूसरा अगर बोल दे तो उम्र कैद की सजा। लेकिन वो कहता जी दूसरे ने क्या कहना, मेरे लिए बेस्ट स्ट्रेटजी यही बनती है कि मैं जुर्म कबूल कर ही लूं। ये ना हो कि मैं चुप रहा हूं, दूसरा बोल दे और मैं उम्र कैद के लिए चला जाऊं। तो वो कहेगा मेरे लिए ना ये 10 ही ठीक है। ये ना हो कि मैं ना बोलूं, वो बोल दे तो गया ना फिर उम्र कैद। ये तो बड़ी हार्ड पनिशमेंट होगी मेरे लिए। शायद ए भी यही सोच रहा है कि मैं चुप रहूं, इसका तो कोई आइडिया नहीं है कि वो भी चुप ही रहेगा। अगर उसने बोल दिया तो मैं तो फिर गया उम्र कैद के लिए। लेकिन अगर मैं सच बोल दूं और वो भी चले कह देता है, तो कम से कम उम्र कैद नहीं 10 साल ही ज्यादा से ज्यादा होगी ना। तो या 10 हो जाएगी या मेरी जान छूट जाएगी, या 10 या फ्री। लेकिन अगर नहीं बोला मैं, तो फिर मेरे लिए हाँ रिस्क तो है, लेकिन ये बहुत रिस्क है कि 1 साल या फिर उम्र कैद, ये बड़ा फर्क है। तो वो डिसीजन शायद दोनों यही करें कि हमें अपना जुर्म कबूल कर ही लेना चाहिए। इसे हम कहते हैं नैश इक्विलिब्रियम। ये जॉन नैश की वजह से नैश इक्विलिब्रियम। देखें, बहुत ज्यादा हमने इसके ऊपर जोर नहीं देना, लेकिन चूंकि गेम थ्योरी का ये बड़ा ही वेल नोन, इसे कहते हैं प्रिजनर्स डिलेमा, डिसीजन डिलेमा। वो कंफ्यूजन में है कि जी क्या करे क्या करे, बट इट द बेस्ट चॉइस। अब इसकी जो चॉइस है, इसको हम स्ट्रेटजीज कॉल करेंगे। तो ए के पास 2 स्ट्रेटजीज हैं, और स्टेट ऑफ नेचर की बजाय अब हम दूसरा प्लेयर कह देंगे, और इधर भी 2 स्ट्रेटजीज हैं। जस्ट लाइक ये पे ऑफ मैट्रिक्स, जिस तरह से डिसीजन थ्योरी में किया था। फर्क क्या हुआ? हमने अल्टरनेटिव्स, डिसीजन मेकर था उसके पास, पहले हम पढ़ते आ रहे थे अल्टरनेटिव्स, अब हम इसको अल्टरनेटिव्स की बजाय स्ट्रेटजी कहना स्टार्ट कर देंगे। और इधर हम लिखते थे स्टेट ऑफ नेचर्स,
अब आप स्टेट ऑफ नेचर की बजाय कहेंगे ये दूसरे प्लेयर की स्ट्रेटेजीज हैं। तो प्लेयर 1 की स्ट्रेटेजीज एक साइड पे, प्लेयर 2 की स्ट्रेटेजी दूसरी साइड पे, और इधर क्या है, पे ऑफ मैट्रिक्स, कि अगर ये एक्शन ये कर ले ये एक्शन तो क्या होगा, जैसे ये पे ऑफ मैट्रिक्स है ना, ये भी पे ऑफ मैट्रिक्स है कि जी अगर इधर ये डिसाइड करे ये वाला ये डिसाइड करे तो दिस विल इज द पे ऑफ मैट्रिक्स, अगर ये डिसाइड कर दे ये एक्शन डिसाइड कर दे तो दिस वन इज द पे ऑफ मैट्रिक्स। तो टर्म्स वही चल रही हैं। अब यहां सिर्फ एक्शन की बजाय स्ट्रेटजीज, स्टेट्स ऑफ नेचर की बजाय दूसरे प्लेयर की स्ट्रेटजीज, चूंकि ये एक डिसीजन मेकर अब अकेला नहीं है, ये सारे डिसीजन अब डिपेंड करते हैं वो क्या डिसीजन करता है, ये उस पर डिपेंड करना है कि वो क्या डिसीजन करता है, और उसके डिसीजंस का उसे आइडिया नहीं है, अनसर्टेन है ना, पता नहीं बी ने क्या कह देना है। अब इसमें डिसीजन मेकिंग हम किस तरह से करेंगे। गेम थ्योरी इज अ सेट ऑफ टूल्स एंड द टेक्निक्स फॉर डिसीजंस अंडर अनसर्टेनिटी इन्वॉल्विंग 2 or more इंटेलिजेंट कंपोनेंट्स। ताश खेलते हैं, हमारे साथ कंपोनेंट्स हैं, हम अपना जो भी एक्शन करते हैं डिपेंड कर रहा, हम उसको देख के डिसाइड करते हैं कि अब हमें क्या अपना एक्शन करना चाहिए। इन विच ईच अपोनेंट ट्राइज टू ऑप्टिमाइज हिज ओन डिसीजन, वो चाहता है कि दी बेस्ट डिसीजन जो है वो करे एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर अपोनेंट, एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर, कि जी उसके एवज आप देखें ना, उसने उसको तो उम्र कैद करा दी, खुद उसके एवज आप छूट गया, फंसा दिया ना, कहते यार तुमने मुझे अपने फायदे के लिए मुझे नुकसान में डाल दिया, तुमने अपने 1 रुपए की खातर मेरे 10 रुपए जाया कर दिए। लेकिन आप करते हैं अपना 1 रुपया बचाने की खातर चाहे दूसरे का 10 रुपया नुकसान ही क्यों ना करें, लेकिन आप करते हैं, आप सेल्फिश हैं, आप सिर्फ अपना फायदा सोचते हैं। इन गेम थ्योरी एन अपोनेंट इज रेफर्ड टू एज अ प्लेयर। वो बिल्कुल यस, गेम भी तो गेम थ्योरी है ना, तो हम अब इसको प्लेयर्स बोलेंगे। ईच प्लेयर हैज अ नंबर ऑफ चॉइसेस, जिसे पहले हम अल्टरनेटिव्स कहते थे, अब उसे हम स्ट्रेटजीज कहेंगे। कहते थे ना A1, A2, A3 या 3 अल्टरनेटिव्स एक्शंस हैं, चॉइसेस हैं, अब हम प्लेयर की चॉइसेस को स्ट्रेटजीज कॉल करेंगे। एंड द आउटकम और द पे ऑफ अ गेम आर समराइज्ड एज अ फंक्शन ऑफ द डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर ईच प्लेयर। हर अगर ये प्लेयर ये वाली स्ट्रेटजी अडॉप्ट करे, ये प्लेयर ये वाली स्ट्रेटजी अडॉप्ट करे, तो उसका जो आउटपुट है, पे ऑफ है, वो क्या आएगा, ये ना पे, जैसे उधर था जी, उसका पे ऑफ ये बनता है कि दोनों क्या कर रहे हैं जी, दोनों कौन सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रहे हैं, दोनों कन्फेस कर रहे हैं, तो पे ऑफ बनता है कि दोनों को जो है वो 10-10 साल कैद है, ये उसका पे ऑफ होगा। टिपिकल एग्जांपल इंक्लूड लॉन्चिंग एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स, आपने कैंपेन करनी है तो क्या दूसरों ने नहीं करनी, competing products, planning strategy for warning, आर्मीज मुख्तलिफ तौर पे वो डिसाइड करते हैं कि अगर हम ये एक्शन करेंगे तो पॉसिबल उसका एक्शन क्या हो सकता है, और फिर उसकी बेस पर हम अपना डिसाइड करते हैं। 2-3 बेसिक टर्म्स हैं प्लेयर, बेसिक टर्म्स यूज इन द गेम थ्योरी। कंपिटिटर्स इंडिविजुअल हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। एक प्लेयर एक ऑर्गेनाइजेशन है होंडा, दूसरा प्लेयर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है टोयोटा, दोनों प्लान करते हैं। कोई गाड़ी जो है वो कहता है जी कि मैं गाड़ी की कीमत कम करने की बजाय लोगों ने कहा गया कि इसने अपनी क्वालिटी डाउन किया फिर कीमत कम की है, तो हम अपनी ही एक बी प्रोडक्ट निकाल देते हैं एक नए नाम से और उसकी कीमत हम कम कर देते हैं, उसमें चीजें थोड़ी कम कर देते हैं। तो जो डिसीजन मेकर है वो होंडा ऑर्गेनाइजेशन है, होंडा कंपनी है। तो प्लेयर जो डिसीजन मेकर्स होंगे 2 होंगे, कम से कम 2 जरूर होंगे। स्ट्रेटजीज चॉइसेस को बोलते हैं, अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन दैट इज द चॉइसेस। प्योर स्ट्रेटजी किसे कहेंगे? यूजिंग द सेम स्ट्रेटजी ईच टाइम। 3, 4, 5 उसके पास स्ट्रेटजीज है एक प्लेयर के साथ, अगर वो हर दफा एक ही स्ट्रेटजी अडॉप्ट करता है, हर दफा उसके पास आल दो 3, 4 ऑप्शंस हैं, 3, 4 चॉइसेस हैं, लेकिन वो हर दफा एक ही चॉइस पिक करता है, तो हम कहते हैं कि ये प्योर स्ट्रेटजी है, यानी कि वो जो मर्जी हो जाए उसने यही करना है। अक्सर शायद किसी से बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं अच्छा यार ये जब घरों में कोई कपड़े या इस तरह से आप जिद करते हैं तो पेरेंट्स बच्चों को कहते हैं अच्छा चलो चॉइस कर लो, ये तुम्हारे भाईजान है, ये इनको पहले चॉइस करने दो, बाकी बाद में कर लेना। भाईजान जो है वो क्रीम कलर का कोई सूट या स्वेटर उठा लेते हैं, सारे कहते हैं हमें पहले ही पता था आपको यही कलर उठाना है आपने, यानी कि आपको पहले ही आइडिया था कि ये स्ट्रेटजी क्या थी, वो उनकी प्रीवियस हिस्ट्री की बेस पर आप कह देते जी हमें तो पहले ही पता था, ये नहीं कभी हुआ कि आपने फलां कलर ले लिया, इस तरह की कोई बात ना। तो ऐसी स्ट्रेटजी
है तो डिफरेंट, लेकिन वो डिसीजन क्या बना, डिसीजन ये बना जी जो मर्जी हो जाए तुमने यही स्ट्रेटजी ही अडॉप्ट करनी है, उसे हम कह देते हैं ये प्योर स्ट्रेटजीज है। दैट इज द डिटर्मिनिस्टिक स्ट्रेटजी। 4 स्ट्रेटजी एनालिसिस के बाद पता चलेगा कि ए प्लेयर हमेशा ये सेकंड स्ट्रेटजी ही जो है वो चूज करेगा, डिसीजन हुआ ना, तो उसे हम कहेंगे ये इसके लिए प्योर स्ट्रेटजी है। मिक्स स्ट्रेटजीज, हर वक्त एक स्ट्रेटजी नहीं, कुछ परसेंट चांस है कि अच्छा 30-40% आप ये स्ट्रेटजी कर लो, नॉट ऑलवेज 40% आप ये वाला एक्शन भी बीच में करो। दोनों में आपको ये नहीं कि आप एक पे रहोगे ना तो नुकसान में होगे। वो कहते हैं ना डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अगर एक ही तरफ रुझान रखा तो शायद तुम इसमें तुम्हें इतना बेनिफिट ना हो। तो मिक्स स्ट्रेटजी क्या है? यूजिंग द कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन किस स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना है? कहता है डिपेंडिंग अपॉन सम फिक्स्ड प्रोबेबिलिटीज, प्रोबेबिलिटीज की बेस पे। उधर तो 100% यही काम करना है और कुछ नहीं। यहां कहता जी प्रोबेबिलिटी की बेस पे हम कैलकुलेट करके दिया करेंगे कि तुम्हारे लिए प्योर स्ट्रेटजी एक्शन सुटेबल नहीं है, ऑप्टिमम यही है तुम्हारे लिए कि जो पहली स्ट्रेटजी है 30% अगर तुम्हें चूज करना पड़े तो ये कर लिया करो, लेकिन 70% जो है वो दूसरी तुम्हारे लिए बेहतर है। ऑलवेज सेकंड तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है। तो डाउट आ गया ना, प्रोबेबिलिटी तो आ गई। ऑप्टिमम स्ट्रेटजी क्या है? द चॉइस दैट पुट्स द प्लेयर इन द मोस्ट प्रेफर्ड पोजीशन इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज कंपटीटर स्ट्रेटजी। कि दूसरा, और यही हमारी ख्वाहिश होगी, हमें नहीं पता दूसरे हमारे कंपटीटर जो है अपोजिट प्लेयर है उसने क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी, वी डोंट नो, लेकिन हम चाहेंगे वो जो मर्जी, जो 4-5-6 उसके पास स्ट्रेटजीज हैं, वो जो मर्जी स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर ले, हमारे लिए वो, हमारा कंसर्न तो हमारे साथ है, हमारे लिए दी बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है उसी को हम ऑप्टिमम स्ट्रेटजी कहेंगे। और ये कहेंगे ये वो स्ट्रेटजीज है जो दूसरे प्लेयर की हर चॉइस में यही सबसे बेहतर आपके लिए बनती है। होता है ना, जैसे उधर स्टेट ऑफ नेचर था कि अगर ये हो तो ये कर लें, अगर स्टेट ऑफ नेचर ऐसी हो गई तो इस सेक्शन को चूज कर लें। लेकिन यहां पर भी हम यही कह रहे हैं कि सेकंड प्लेयर क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करता है। कहता जी हम चाहते हैं कि ऐसी स्ट्रेटजी हम अपनी चूज करें कि हमारे लिए तमाम सिचुएशंस में, दूसरे प्लेयर की तमाम डिसीजंस में हमारी यही स्ट्रेटजी सबसे बेहतर हो। वो कौन सी, उसे हम ऑप्टिमम स्ट्रेटजी का नाम देंगे। अच्छा, इसमें चूंकि एक बड़ा फील्ड है गेम थ्योरी का, लेकिन हम इसमें बड़ा लिमिटेड से इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ये याद रखें। वी आर जस्ट गेम थ्योरी को मैं नहीं कह रहा कि मैं इसको कॉम्प्रिहेंसिव वे से हम लोग इसे कवर कर रहे हैं, हम जस्ट एक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। 2 पर्सन जीरो सम गेम, एक तो पर्सन लाजमी नहीं है, 2 हों, हमने चूंकि इनिशियल पढ़ना है, स्टार्ट लेना है, तो दैट्स वाई 2 पर्सन जीरो सम गेम से क्या मुराद है? ऐसी गेम्स प्लानिंग सिचुएशन डिसीजन जिसमें एक का जो गेन है वो एग्जैक्टली दूसरे का लॉस होगा। यानी कि उसने जो अर्न किया है वो दूसरे ने, जैसे बेट होती है ना, शर्त होती है, हम 100 रुपया लगा दिया, ए जीत गया, तो ए का जो गेन है वो 100 है, तो बी का लॉस भी 100 है ना, और दोनों को नेट अगर करें तो 0 आ जाएगा। उसका गेन 100, उसका लॉस 100। गेन है तो प्लस के साथ लिख दें, आप कहें ये ए है, और बी का क्या पे ऑफ है -100, दोनों का सम करें 0, इसे कहते हैं जीरो सम गेम। और कभी ऐसा होता है कि ए को पे ऑफ हुआ, प्रॉफिट हुआ, बट नॉट द एक्सपेंस ऑफ बी। बी नहीं उसे पे करना, बस उसने अपनी अर्निंग कर लिया, उसका बी से कोई ताल्लुक नहीं पड़ना। लेकिन मैं जो गेम डिस्कस कर रहा हूं 2 पर्सन जीरो सम गेम, इससे मुराद ये है कि एक का जो गेन होगा एग्जैक्टली उतना ही दूसरे का जो है वो लॉस होगा। ओनली 2 पर्सन आर इन्वॉल्व, 2 पर्सन जीरो सम गेम, एंड गेन मेड बाय 1 प्लेयर इज इक्वल टू लॉस ऑफ द अदर। इसे कहते हैं जीरो सम गेम। एक का जो गेन है एग्जैक्टली दूसरे का उतना ही लॉस है। देखिए, जब आप आपस में मुकाबला करते हैं एग्जाम में ताकि आप अच्छे नंबर ले सकें, तो आपके जो फेलोज हैं वो आपके कंपटीटर्स हैं, लेकिन वो गेम थ्योरी तो चले कह सकते हैं, आपकी कोशिश होती है ना कि मैं सबसे ज्यादा अच्छे नंबर लूं, लेकिन आपके जो नंबर आने हैं वो दूसरे का लॉस तो नहीं है कि 20 नंबर कहां से लेने हैं,
जी टीचर ने रोल नंबर 2 के 20 नंबर उठा के रोल नंबर 1 को दिए, चूंकि उसको तो 20 देने थे ना, तो वो तो नहीं ऐसी गेम ना। तो जीरो सम गेम जिसमें एक का गेन एग्जैक्टली उतना ही दूसरे का लॉस होगा। इन जनरल अ 2% गेम कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रेटजीज ऑफ प्लेयर 1, इसमें एक प्लेयर की स्ट्रेटजीज होंगी, दूसरे प्लेयर की स्ट्रेटजीज होंगी, पे ऑफ टेबल होगा। उसमें क्या था डिसीजन थ्योरी में, डिसीजन मेकर के अल्टरनेटिव एक्शन होंगे, स्ट्रेटजीज नहीं कहा था, वहां हमने उनको अल्टरनेटिव्स कहा था, और स्टेट्स ऑफ नेचर कहा था, और पे ऑफ टेबल कहा था। यहां हम जो है वो कह रहे हैं स्ट्रेटजीज फॉर द वन प्लेयर, स्ट्रेटजीज फॉर द सेकंड प्लेयर, और द पे ऑफ टेबल। अब जरा मैं इसका टारगेट देखता हूं, लाइक दिस वन। वो उसी तरह से ये ए की टोटल एम स्ट्रेटजीज हैं, वो एम चूज कर सकता है, एम एक्शन कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। और जो उसका कंपिटिटर्स है, जो उसके मुकाबले में है, उसके पास भी कुछ स्ट्रेटजीज हैं, लाजमी नहीं है बराबर होनी चाहिए। अगर उसके पास 2 चॉइसेस हैं तो हो सकता है उसके पास 3-4 चॉइसेस हो, उसका पास बिजनेस में और भी उसके पास ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, तो इसको हम पे ऑफ टेबल बोलते हैं। ये भी आपको पता है कि जी ये अगर ये प्लेयर ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट करे, ये प्लेयर ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट करे, तो कितना पे ऑफ आएगा। A1, A2, AM are the strategies of player A. B1, B2, Bn are the strategies of player B. Positive AI, ये जो पे ऑफ मैट्रिक्स है, पॉजिटिव AIJ is the pay off to player A. A प्लेयर का वो गेन होगा जो पॉजिटिव होगा, और किसने दिया उसे, B से। एंड व्हेन द प्लेयर A plays strategy AI and B plays the strategy G, उसने ये वाली स्ट्रेटजी अडॉप्ट की, इसने ये वाली स्ट्रेटजी अडॉप्ट की, यहां +10 लिखा हुआ था, तो मैं कहूंगा ये प्लेयर ए जो रो साइड पर होता है, यानी कि ये भी स्पेसिफाई है कि ये जो आपको पे ऑफ टेबल दिया जाता है, जो रो साइड पर प्लेयर होता है, ये उसका प्ले ऑफ टेबल होता है। आपका जी +A के लिए समझना है कि B के लिए समझना है? जो रो साइड पर प्लेयर है, A के लिए ये गेन है, आप कहेंगे B का नुकसान कितना है, ये B की पे ऑफ मैट्रिक्स नहीं है, ये A के रेफरेंस से मैंने पे ऑफ मैट्रिक्स बनाई है। तो इसलिए जहां पर A प्लस आएगा वो A का गेन कहलाएगा और B का लॉस कहलाएगा। और जहां पर फर्ज करें यहां -20 आ गया, ये देखना आपने A के रेफरेंस से है, तो आप कहेंगे अगर A ने ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट की, B ने ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट की, तो A का उसमें से 20 रुपए नुकसान होगा, तो फायदा किसका होगा, ये B का फायदा होगा। चूंकि ये A के रेफरेंस से लिखी जा रही है, तो पे ऑफ मैट्रिक्स में जहां प्लस होगा वो A के प्रॉफिट्स हैं ऐसा कह ले, और जहां नेगेटिव लिखा होगा वो B के प्रॉफिट होंगे, क्योंकि वो A का लॉस होगा ना। पॉजिटिव इज द पे ऑफ प्लेयर A और नेगेटिव AIJ इज B गॉट फ्रॉम A, यानी कि वो B का प्रॉफिट। तो ये जो प्ले ऑफ मैट्रिक्स है, इसमें जो पॉजिटिव्स हैं वो A के रेफरेंस से हैं, उसको ऐसे भी हम कहते हैं कि जी ये विनिंग प्लेयर है। अब विनिंग प्लेयर से मतलब नहीं ये जीतने वाला है, विनिंग प्लेयर से मतलब होता है हम इसके लिए स्ट्रेटजी डिफाइन कर रहे हैं। भाई देखें, अगर मैं होंडा कंपनी में हूं, दूसरे मेरे कंपटीटर टोयोटा है, तो मैं तो होंडा कंपनी का एनालिसिस कर रहा हूं ना, तो मेरे लिए तो होंडा कंपनी मेरा क्लाइंट है, मेरे लिए तो मैंने होंडा वालों को सजेशंस देनी है ना कि तुम ये एक्शन करो, ठीक है ना। तो वो जो आप इसे कहते हैं जो विनर जो होता है उसे वो रो में रखा हुआ है, यानी कि ये हमारा कंसर्न है, और जो कंपटीटर्स होता है वो कॉलम में आता है, उसे हम कॉलम प्लेयर बोल देते हैं। ऑप्टिमम सॉल्यूशन से क्या मुराद है, अ गेम कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग, यानी कि गेम सॉल्व का मतलब है डिसीजन करके बताएं जी हमारा प्लेयर ए है, हमने उसको सजेस्ट करना है कि कौन सी स्ट्रेटजी तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है, ये बताएं। अ गेम कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग द फॉलोइंग 3 मेथड्स बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम्स, कि किस तरह का प्रॉब्लम है। अगर गेम में सैडल पॉइंट आ जाता है, यह पढ़ेगा क्या मतलब है, ठीक है, आपने मैक्सिमिन और मिनीमैक्स प्रिंसिपल यूज करना है। अगर सैडल पॉइंट आता, अब सैडल पॉइंट है क्या वो डिस्कस करते हैं। आपने मैक्सिमिन एंड मिनीमैक्स प्रिंसिपल अडॉप्ट करना है और गेम का सॉल्यूशन कर देना है। गेम के सॉल्यूशन से मुराद है आपने ए को उसकी बेस्ट स्ट्रेटजी बतानी है और ए को यह भी बताना है कि बी के लिए वैसे बेस्ट स्ट्रेटजी जो है वो क्या है। अगर उसमें सैडल पॉइंट नहीं आ रहा तो 2 ऑप्शन आ गई, ऐसी गेम जिसमें सैडल पॉइंट आ रहा है उसका सॉल्यूशन कैसे करना है, और ऐसी गेम जिसमें सैडल पॉइंट नहीं आ रहा उसका हमने सॉल्यूशन कैसे अडॉप्ट करना है।
उसके लिए हमारे पास ये चॉइसेस है, ग्राफिकल मेथड है, डोमिनेंस रूल है, एनालिटिकल मेथड है, एंड अगेन द लीनियर प्रोग्रामिंग है। उसमें समझ आएगी कि वाकई ये लीनियर प्रोग्रामिंग से ही हो सकता है। मैंने आपको बोला कि इनिशियल ये बहुत लेंथी हो जाएगा, तो हम इन 3 मेथड को देखेंगे। और 2 प्लेयर जीरो सम गेम ये हमने पहले स्पेसिफाई कर लिया, क्योंकि नॉन जीरो सम गेम भी होता है और ज्यादा प्लेयर भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो 2 प्लेयर जीरो सम गेम ये हमारा कंसर्न है। ऐसा गेम जिसमें सैडल पॉइंट आए और ऐसा गेम जिसमें सैडल पॉइंट नहीं आएगा, तो कैसे सोल्यूशन करना है। ऐसा गेम जिसमें सैडल पॉइंट आ रहा है उसका सोल्यूशन कैसे करना है। कहता मिन मैक्स एंड मैक्स मिन प्रिंसिपल लगाना है इसमें। अब तरतीब याद रखें, मैक्सिमम लेके मिनिमम उसमें से ले ले, मिनिमम लेके मैक्सिमम ले ले। मिन मैक्स किस पे लगाना है, पहले मिनिमम लेना फिर उसमें से मैक्सिमम लेना है। मैक्सिमिन किस पे लगाना है, रो जो प्लेयर रो साइड पर है, जिसे आप विनिंग प्लेयर कह रहे हैं। मैंने ये नहीं कहना इसने जीतना है, आप इसके लिए स्ट्रेटेजी समझ ले, डिजाइन इस बेस पर कर रहे हैं। अ रो दैट इज द विनिंग प्लेयर विल सेलेक्ट मैक्सिमम आउट ऑफ द मिनिमम गेन्स। मैक्सिमिन है ना, पहले ये मिनिमम गेन्स, वो हर बिल्कुल उसी तरह से जैसे डिसीजन थ्योरी में किया था हमने, बिल्कुल उसी तरह से। क्या वो हर स्ट्रेटजी के अगेंस्ट अपना कम से कम गेन वो नोट करेगा। वो कहेगा अच्छा अगर मैंने ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट की तो मैं अपर साइड पे नहीं, मैं अपनी कम से कम देखता हूं मुझे कम से कम कितना गेन जरूर मिलेगा। फिर अपनी वो हर स्ट्रेटजी का कम से कम गेन जो है वो नोट करता है और फिर देखता है कि ये जी हर स्ट्रेटजी का कम से कम गेन आ गया है, दी बेस्ट, इसमें से मैक्सिमम गेन मुझे यहां मिल रहा है। तो ये आपकी ऑप्शन नहीं है। जो रो प्लेयर है उसके लिए आपने मैक्सिमिन प्रिंसिपल लगाना है। क्या करना है, रो में से सारी मिनिमम वैल्यू नोट करनी है और उसका फिर मैक्सिमम आपने उसमें से नोट कर लेना है। जो दूसरा प्लेयर है जो बी कॉलम साइड है उसे हम कह रहे हैं कि कॉलम साइड प्लेयर या लूजर प्लेयर है, यानी कि जो हमारा कंपटीटर्स है, उस पर आपने इसके उलट लगाना है मिनीमैक्स। वो मिनीमैक्स प्लेयर ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज हिज मैक्सिमम लॉसेस। अब चूंकि मैंने कहा ना कंसर्न प्लेयर पे ऑफ मैट्रिक्स एक ही है, ए ने कोशिश करनी है अब मैक्सिमम गेन की तरफ, और बी चूंकि लूजर हमने अपना कंपटीटर समझा है उसने नुकसान से बचने की कोशिश करनी है। गेम में ऐसा ही होता है ना, उसने नुकसान से बचने की कोशिश करनी है। बस इसी दोनों एफर्ट को हमने देखना है कि कौन सा सॉल्यूशन दोनों के लिए ठीक रहेगा। जाहिर है जिस पर उसका गेन होगा तो दूसरे का उस पर लॉस ज्यादा होगा, तो उसने वो स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी जहां उसका नुकसान कम हो, और ए प्लेयर ने वो स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी जहां उसका गेन ज्यादा हो। तो आपने कॉलम साइड से मैक्सिमम वैल्यू लेके उसमें से मिनिमम पिक कर लेनी है। ये स्ट्रेटजी बी प्लेयर के लिए, लूजर कॉलम प्लेयर के लिए, और मैक्सिमम स्ट्रेटजी या डिसीजन आपने जो है वो रो प्लेयर के लिए करना है। अब सैडल पॉइंट किसे कहना है, इफ अगर ये दोनों वैल्यू सेम हो जाए, किसकी, यानी कि जो मैक्सिमम फ्रॉम रो है, मैक्स फ्रॉम रो इज इक्वल टू मिन फ्रॉम कॉलम, देन गेम हैज अ सैडल पॉइंट। फिर इसका सैडल पॉइंट आएगा एंड इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ द गेम वैल्यूज, उसे हम सैडल पॉइंट वैल्यूज बोल देते हैं। इसको एग्जांपल से करेंगे ज्यादा समझ आएगी। कंसिडर द फॉलोइंग पे ऑफ मैट्रिक्स फॉर प्लेयर ए। ये कंसर्न है प्लेयर ए के लिए ही पे ऑफ मैट्रिक्स है, ना भी दी जाए तो ये पे ऑफ मैट्रिक्स फॉर प्लेयर ए ही होगी। कहता फाइंड द ऑप्टिमल स्ट्रेटजी एंड द वैल्यू ऑफ गेम। ऑप्टिमल स्ट्रेटजी क्या है ए के लिए, ए की ये प्ले ऑफ गेम है, बी के लिए भी आ जाएगी। सबसे पहले आपने रो साइड पे क्या करना है, कौन सा प्रिंसिपल यूज करना है रो साइड पे, मिन में से मैक्स। तो पहले हर रो का आपने मिन ले लेना है। इस रो का मिन 4 है, इस रो का मिन 3 है, और कॉलम साइड पे क्या करना है, इसके उलट मिन लेने हैं, सॉरी मैक्स लेने हैं। कॉलम साइड का मैक्स ये है, कॉलम साइड का मैक्स ये है। उस साइड पर मिन लेने हैं, ऑप्शनल नहीं है। कॉलम साइड पर आपने मैक्स लेने हैं, रो मिन कॉलम मैक्स लेना है, और उसके बाद नोट करना है कि क्या वो जो आपने मिन लिए हुए हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू
और जो मैक्स लिए हुए हैं, ये मैक्स है ना, दोनों मैक्स हैं, ये मैक्स है, इसकी मिनिमम वैल्यू, क्या इनमें कोई इक्वल आ रही है कोई ऐसी इक्वल? ये देखें ये इक्वल है, तो इसका मतलब है कि इसका सैडल पॉइंट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। इसे हम कहते हैं सैडल पॉइंट सॉल्यूशन। क्या? रो सिंपल, रो साइड से मिन ले लें, कॉलम साइड से मैक्स ले लें, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि सिर्फ यह देखना है कि क्या जो कॉलम साइड पर आपने मिन वैल्यूज ली हुई हैं उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू आती है वो जस्ट लाइक आप समझ लीजिए इधर का सॉल्यूशन हमारा ये आ गया। अब आपने जरा कॉलम साइड से देखना है, कॉलम साइड से आपने मिन वैल्यू नोट करनी है, वो ये आ रही है। क्या ये दोनों बराबर है? ये दोनों बराबर है। हम कह देंगे कि इस गेम का सैडल पॉइंट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और वो क्या है? ठीक है ना, और वो सॉल्यूशन एक्चुअली है क्या? ऑप्टिमल स्ट्रेटजी डिफाइन हो जाएगी प्लेयर ए के लिए, और वो क्या है? ये जो इसके इंटरसेक्शन पर है ना, ये इसे हम कहते हैं सैडल पॉइंट वैल्यू। और कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेटजी फॉर ए, उसने प्लेयर ए ने जब भी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है, हम उसे सुजेस्ट कर रहे हैं कि वो ऑलवेज हमेशा यही स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेगा, A1, और A2 स्ट्रेटजी कभी वो अडॉप्ट नहीं करेगा। ऑप्टिमल 1 का मतलब 100% प्रोबेबिलिटी है ना, 1 यहां पर आ गई, श्योर। ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर बी, जो इसके अगेंस्ट है, तो बी को कहा जा रहा है कि तुमने कभी अगर बी ने अडॉप्ट करना हो तो बेस्ट स्ट्रेटजी बी के लिए जो है वो ऑलवेज सेकंड है, ए के लिए ऑलवेज फर्स्ट स्ट्रेटजी, और बी के लिए ऑलवेज जो है वो सेकंड स्ट्रेटजी। क्या अब कोई एक स्ट्रेटजी ऐसी है जिसको चूज करने की प्रोबेबिलिटी 100% हो? क्या वो एक ही स्ट्रेटजी है? वो एक ही है। हम कहते हैं दिस गेम हैज अ प्योर स्ट्रेटजी सॉल्यूशन। याद है ना, प्योर स्ट्रेटजी, हर दफा उसने वही स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है। प्लेयर ए शुड ऑलवेज चूज स्ट्रेटजी 1 एंड प्लेयर बी should always choose strategy 2. वैल्यू ऑफ गेम, किसी गेम की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी? कहता है इंटरसेक्शन ऑफ द प्योर स्ट्रेटजी फॉर ए एंड बी, दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ द प्योर स्ट्रेटजी फॉर ए एंड बी, जिससे मुराद होगी कि अगर दोनों अपनी अपनी ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, वो भी अपनी दी बेस्ट कर ले और आपका मुखालिफ भी अपना दी बेस्ट स्ट्रेटजी अडॉप्ट करे, तो फिर भी कहता है जी कि ए को जो है वो इसमें गेन ही होगा, ए के लिए ये गेम जो है वो ज्यादा बेनिफिट में जाएगी। ए अपनी मैक्सिमम स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर ले जो कि उसके लिए A1 है। आप कहीं मुखालिफ भी तो मैक्सिमम कर सकता है, कोई बात नहीं, वो भी अगर कर ले ना अपनी मैक्सिमम स्ट्रेटजी, तो देन फिर भी ए को ही फायदा होना है और वो $4 कह दें। क्योंकि मैंने आपको कहा ना, डेटा क्या है इससे हमें कोई इतना कंसर्न नहीं है कि जी ये क्या है 8-4, बस डेटा किसी ने हमें दिया, क्योंकि हमारा काम डेटा कलेक्शन नहीं है। हमारा काम ये नहीं है कि हाउ टू कलेक्ट द डेटा। Consider the following payoff matrix for player A. Find the optimal strategy and the value of gain. इससे मिन लिया, इससे मिन लिया, रो से मिन लेना है, कॉलम से मैक्स लेना है, रो से मिन, कॉलम से मैक्स, और फिर हमने देखना है कि इसमें मैक्स ये है और इसमें मिन ये है, मैच करके मैक्स मिन मैच करके देयर इज अ सैडल पॉइंट सॉल्यूशन। तो इस एग्जांपल का भी सैडल पॉइंट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ये है सैडल पॉइंट सॉल्यूशन। अब ए ने हमेशा सेकंड स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है और बी ने हमेशा पहली स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है। वैल्यू ऑफ गेम 30 है, जिससे मुराद होगा कि अगर दोनों ही अपनी बेस्ट स्ट्रेटजीज के साथ इस गेम को चलाएं, इस कंपटीशन को चलें, तो ए का ही फायदा होगा। लेकिन अगर वो अपनी बेस्ट स्ट्रेटजी यानी कि A2 अडॉप्ट करता है। ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर 1 इज, कभी भी वो फर्स्ट स्ट्रेटजी ना अडॉप्ट करे, कभी भी वो थर्ड ना अडॉप्ट करे, जब भी उसने अडॉप्ट करनी है वो सेकंड स्ट्रेटजी ही अडॉप्ट करे, और बी हमेशा 1। अब किसी एक स्ट्रेटजी के पिक करने का चांस है ना 100%, तो हम कहेंगे दिस गेम हैज एन प्योर स्ट्रेटजी सॉल्यूशन। सैडल पॉइंट सॉल्यूशन कहते हैं, प्योर स्ट्रेटजी सॉल्यूशन कहते हैं, मतलब वही है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्शन आप जो है वो डिटरमिन करके प्लेयर ए और प्लेयर बी के लिए ले रहे हो। प्लेयर ए शुड ऑलवेज चूज स्ट्रेटजी 2
ये उसके लिए प्योर स्ट्रेटजी है। प्लेयर ऑलवेज शुड ऑलवेज चूज स्ट्रेटजी 1, वो उसके लिए स्ट्रेटजी है। एंड द वैल्यू ऑफ गेम इज द इंटरसेक्शन ऑफ द प्योर स्ट्रेटजीज विच इज 30। जो सैडल पॉइंट है ना, वो एक्चुअली वैल्यू ऑफ गेम कहलाएगा, और जिससे मुराद होगी कि इस गेम को इन स्ट्रेटजीज के तहत अगर खेला जाए, दी बेस्ट दोनों साइड पर भी हो, तो ए का इसमें बेनिफिट हो जाएगा। ऐसी गेम्स जिसका सैडल पॉइंट सोल्यूशन नहीं है, प्योर स्ट्रेटजी सोल्यूशन नहीं है, तो फिर हम मिक्स्ड स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेंगे। अब यहां मिक्स स्ट्रेटजी से मुराद है कि प्लेयर को अब हम कहेंगे कि कोई एक स्ट्रेटजी ऑलवेज नहीं आपने अडॉप्ट करनी, कभी इतने % आपने ये वाली स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है और इतने % आपने ये वाली अडॉप्ट करनी है, ठीक है ना। वो तो देखें प्रोबेबिलिटी, मैं कहता होता हूं कि जरा हर दफा ये सोचा करें कि किस मैच में पाकिस्तान के जीतने का चांस है 80%। क्या मैच खत्म होता है तो मैच का 80% हिस्सा पाकिस्तान जीतता है, दूसरा 20% भी जीतता है, तो क्या मतलब है, आखिर में तो या 100 होता है या 0 होता है, 80 वाला तो बात ही नहीं होती, ठीक है ना। तो मैं तो आपको सिर्फ स्ट्रेटजीज का देख रहा हूं। वो हो सकता है आप कह जी जिसका 2% चांस था हमने वही अडॉप्ट किया और बना, भाई चांस तो कम था ना, हम तो सिर्फ आपको चांस बता रहे हैं। 1000 ऑफ प्रोबेबिलिटीज कैन नॉट मेक वन फैक्ट, एक हकीकत नहीं बना सकती। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट गेम में देखेंगे कि ऐसी गेम्स जिनमें सैडल पॉइंट नहीं आ रहा और हमें प्योर स्ट्रेटजी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, तो फिर हमें मिक्स स्ट्रेटजी सॉल्यूशन जो है वो किस तरह से जो है वो डिटरमिन करना है। तो इंशाल्लाह ये जो है ये नेक्स्ट टाइम हम इस चीज को जो है वो कवर करेंगे।